नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा से संबंधित संपूर्ण सिलेबस का अध्ययन आज आप सभी के बीच उपलब्ध कराने वाली हूँ तथा उन तमाम महत्वपूर्ण बारीकियों के संबंध में आप सभी को अवगत कराने वाली हूँ, जिसके माध्यम से आप आज ही इस परीक्षा में आधा सफलता प्राप्त करने की ओर उन्मुख होंगे। तो आइए जानते हैं संघ लोक सेवा आयोग अर्थात यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा मुख्य परीक्षा से संबंधित तैयारी की रणनीति सिलेबस की गंभीर जानकारी। और सबसे पहले आप सभी के बीच में प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित सिलेबस को उपलब्ध कराने वाली हूँ। तदुपरांत आप सभी के बीच मुख्य परीक्षा से संबंधित सिलेबस का अध्ययन कराने वाली हूँ। तो जानते हैं साथियों, नई परीक्षा प्रणाली के अनुसार वर्तमान प्रारंभिक परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र शामिल किए गए हैं। पहला जो प्रश्न पत्र है उसे आप सामान्य अध्ययन कहेंगे, अर्थात पहले प्रश्न पत्र के अंतर्गत सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्नों को शामिल किया गया है, जबकि दूसरे प्रश्न पत्र के अंतर्गत आप सभी को सी सेट के प्रश्नों को शामिल किया गया है। और ध्यान रखें, जो द्वितीय प्रश्न पत्र है अर्थात सी सेट वह क्वालिफाइंग पेपर के रूप में होता है। अब हम आते हैं अंकों के बारे में। साथियों, दोनों प्रश्न पत्र 200 अंकों के होंगे, अर्थात सामान्य अध्ययन भी 200 अंकों का होगा और आपका सी सेट का जो पेपर होगा वो भी 200 अंकों का होगा। पहली प्रश्न पत्र जिसे सामान्य अध्ययन कहते हैं, ठीक है, उसमें 2-2 अंकों के 100 प्रश्न होते हैं, जबकि जो द्वितीय प्रश्न पत्र है सी सेट वो 2.5 अंकों के 80 प्रश्न होते हैं। और जो महत्वपूर्ण अब मैं चर्चा करने वाली वो है माइनस मार्किंग के संबंध में, अर्थात नेगेटिव मार्किंग के संबंध में। साथियों, दोनों प्रश्न पत्र में नेगेटिव मार्किंग की व्यवस्था लागू है, जिसके तहत 3 उत्तर गलत होने पर एक सही उत्तर के अंक काट लिए जाते हैं। और ध्यान रखें, सी सेट में निर्णय क्षमता से संबंध प्रश्नों में गलत उत्तर के लिए अंक नहीं काटे जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ जानते हैं जो कि बेहद ज़रूरी है, वो है चूँकि अब सी सेट पेपर को सिर्फ क्वालिफाइंग कर दिया गया है, इसलिए प्रारंभिक परीक्षा पास करने के लिए किसी भी उम्मीदवार को सी सेट पेपर में मात्र 33% अंक प्राप्त करने आवश्यक है। अगर वह इससे कम अंक आप प्राप्त करते हैं तो आप फेल माने जाते हैं। और अब कट ऑफ का निर्धारण सिर्फ प्रथम प्रश्न पत्र यानी सामान्य अध्ययन के आधार पर ही किया जाता है। तो साथियों, मैं आप सभी को अवगत कराना चाहती हूँ कि आप सभी अभी ध्यान रखें कि कम से कम आप जब भी स्टडी करें प्रारंभिक परीक्षा तो 90% अपने टाइम किसको देंगे, जीएस को देंगे, और 10% आप टाइम किसको देंगे, सी सेट को देंगे। और सी सेट को जब आप टाइम देंगे तो क्या पढ़ना है ये भी आप सभी को संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई जानी है। और सामान्य अध्ययन में आप 100% कैसे परिपक्व अध्ययन के माध्यम से सफलता प्राप्त कर ले उसकी भी संपूर्ण जानकारी आप सभी को उपलब्ध कराई जाएंगी। तो आइए जानते हैं सिलेबस के बारे में जानकारी। तो साथियों, यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न पत्र 1 का संबंध सामान्य अध्ययन से, और इसका पाठ्यक्रम अब मैं आप सभी के बीच उपलब्ध कराने वाली। साथियों, देख रहे हैं यहाँ पे आप राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं सिलेबस में शामिल किया गया है प्रारंभिक परीक्षा में, जिसके अंतर्गत करंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्नों को पूछा जाएगा, अर्थात हाल में जितनी भी घटनाएं हुई हैं उससे संबंधित प्रश्नों को पूछा जाएगा। आप इस टॉपिक की तैयारी कैसे करें, आप लोगों के लिए प्रत्येक टॉपिक पर स्पेशल क्लासेस मेरे द्वारा लाया जाएगा। अब ये संपूर्ण रणनीति बताई जाएगी कि यदि आप उस टॉपिक का अध्ययन इस रणनीति के तहत करें तो कैसे आप 100% सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अब आते हैं दूसरे टॉपिक पर, दूसरा सब्जेक्ट, ठीक है। दूसरा सब्जेक्ट है साथियों भारत का इतिहास तथा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, अर्थात इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री और इंडियन हिस्ट्री में फ्रेंड्स क्या पूछे जाएंगे, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास,
और आधुनिक भारत के इतिहास। और ध्यान रखें, इंडियन हिस्ट्री के एंशियंट और मेडाइवल हिस्ट्री में जो कल्चरल पोर्शन है, लिटरेचर पोर्शन है, उस पर विशेष आपको फोकस करना है। ठीक है, तो दूसरी टॉपिक आपका किससे रिलेटेड है? हिस्ट्री सब्जेक्ट से। अब आते हैं तीसरे सब्जेक्ट, जीएस का जो तीसरा सब्जेक्ट है फ्रेंड्स, वो है आपका इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी, अर्थात भारत एवं विश्व के भूगोल से। और ध्यान रखिए, भारत एवं विश्व का प्राकृतिक, सामाजिक, आर्थिक, भूगोल तीनों परिवेश आपको ध्यान से अध्ययन करना है। कैसे आप अध्ययन करेंगे? आपको सारी जानकारी उपलब्ध कराई जाएंगी, एक भी क्वेश्चन आपका ज्योग्राफी से गलत ना हो, इसकी संपूर्ण रणनीति आप सभी को बताई जाएगी। कैसे आप कम समय में प्रारंभिक परीक्षा को क्वालिफाई करें, उसके संबंध में संपूर्ण रणनीति आप सभी के बीच उपलब्ध कराई जाएगी। चूँकि आज आप सभी के बीच मात्र सिलेबस पर चर्चा की जा रही है, सिलेबस के बारे में ही बताया जाना है। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट है आपका भारतीय राजतंत्र और शासन, अर्थात पॉलिटी। ठीक है, अर्थात पॉलिटी सब्जेक्ट, भारतीय राजतंत्र और शासन, संविधान, राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, लोक नीति, अधिकारों संबंधी मुद्दे, अर्थात इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट इश्यू। ठीक, तो आप राज्य व्यवस्था की तैयारी कैसे करें, ये भी आपको बताई जाएगी। अब आते हैं नेक्स्ट साथियों, नेक्स्ट सब्जेक्ट है इकोनॉमी से रिलेटेड, आर्थिक और सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी समावेशन, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र में भी की गई पहल आदि। तो ये आपका इकोनॉमिक्स रहा। तो यहाँ पे मैं आप सभी को चर्चा की करेंट अफेयर्स पहला सब्जेक्ट, दूसरा की हिस्ट्री, तीसरा आप सभी को की जियोग्राफी, चौथा की पॉलिटी, पांचवा की इकोनॉमिक्स। अब देखते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट क्या है। तो नेक्स्ट सब्जेक्ट है फ्रेंड्स इन्वायरमेंट, और इन्वायरमेंट में आपके जितने भी टॉपिक हैं सब कुछ बताया जाना है। फ्रेंड्स, आपको देखने में ये काफ़ी कम सिलेबस लग रहा है, लेकिन इसके जो टॉपिक के जो सब टॉपिक हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और जितने भी आप सभी को मेरे द्वारा सब टॉपिक बताए जाएंगे उसका आप अनिवार्य रूप से ज़रूर अध्ययन करेंगे। उस अध्ययन के क्रम में साथियों आप सभी अवश्य ही प्रारंभिक परीक्षा मात्र 3 महीने की तैयारी में सफलता प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, तो ये पर्यावरणीय, पारिस्थितिकी, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन संबंधी सामान्य मुद्दे जिनके लिए आप विषयगत विशेषज्ञता आवश्यक नहीं होती है, तो कैसे तैयारी करेंगे आप सभी को बताई जाना है। अब आइए सामान्य विज्ञान अर्थात जनरल साइंस, जनरल साइंस की तैयारी कैसे करेंगे ये भी आपको बताया जाएगा। और जनरल साइंस में क्या क्या पढ़ना है आईएएस जैसे एग्ज़ाम में, तो सुन लीजिए, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जीव विज्ञान से पूछा जाता है और भौतिक विज्ञान से पूछा जाता है। ठीक है, रेशियो अगर देखा जाए तो मैं बताती हूँ, इससे लगभग आपका कितना क्वेश्चन होगा, 40% क्वेश्चन होगा बायोलॉजी से। ठीक, लगभग आपका 30% क्वेश्चन आपका रहेगा फिजिक्स से, 10% क्वेश्चन आपका रहेगा केमिस्ट्री से, अर्थात आपका रसायन विज्ञान से, और 20% जो क्वेश्चन होना है साइंस से अर्थात सामान्य विज्ञान से, वो कौन सा होगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसमें आपके भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम, रक्षा कार्यक्रम, परमाणु कार्यक्रम आदि से संबंधित क्वेश्चन होंगे 20% क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये आपके साइंस के क्वेश्चन है। आगे की रणनीति देखते हैं, आगे के सिलेबस देखते हैं। अब आप सभी को मैं प्रारंभिक परीक्षा के द्वितीय प्रश्न पत्र अर्थात सी सेट के बारे में बताने वाली हूँ। साथियों, सी सेट में क्या होगा सिलेबस में आपके, इसके बारे में आइए जानते हैं। तो सी सेट में साथियों बोधगम्यता अर्थात कंप्रहेंशन से संबंधित क्वेश्चन होंगे, संचार कौशल सहित अंतर व्यक्तित्व कौशल, तार्किक कौशल एवं विश्लेषणात्मक क्षमता, निर्णय लेना और समस्या समाधान, सामान्य मानसिक योग्यता, आधारभूत संख्यन, जिसमें आपका संख्याएं, उनके संबंध, विस्तार, क्रम,
आदि और 10वीं कक्षा का स्तर का होगा आंकड़ों के संबंध में, ग्राफ वगैरह। और ध्यान रखें ये बहुत ही इजी है साथियों, बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ये क्वालिफाइंग है आपका सी सेट। तो अब जानते हैं कि सी सेट में किस किस पे आप फोकस करेंगे तो बहुत ही सहजता के साथ क्वालिफाई कर लेंगे। साथियों जैसा कि मैं आपको बताती हूँ कि मैथ और रीजनिंग आपका स्ट्रांग होना चाहिए और उसके लिए आप जितने प्रीवियस क्वेश्चन हैं आईएएस के उसको आप ज़रूर सॉल्व कर लीजिएगा। उससे बाहर साथियों कोई नहीं आता है। ध्यान रखें जितने भी मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन सी सेट में पूछे जाएंगे वे टोटल एक ही पैटर्न पर थोड़े बहुत बदलाव के साथ पूछे जाते हैं। जब आप प्रैक्टिस किए रहेंगे तो बहुत ही सहजता के साथ मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन कर लेंगे। और जहाँ तक बोधगम्यता का बात है, संचार कौशल की बात है, तो आप जितने प्रीवियस क्वेश्चन उसको बार बार आप सॉल्व करिए। बहुत ही इजी तरीके से आप समझ जाएंगे कैसे आपके डिसीजन मेकिंग के थ्रू इन सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं। साथियों ये जो निर्णय लेने वाली जो संभावना है, जो प्रश्न है संभावना पे आधारित, इसमें कुछ कंडीशनल क्वेश्चन दिए जाते हैं। आप बहुत ही सहजता के साथ उस कंडीशन का चयन कर लेंगे। मुझे पूरा भरोसा है साथियों कि आप जब प्रीवियस क्वेश्चन को बार बार इस सेकेंड पेपर में सॉल्व करेंगे उसके क्रम में आप 100% श्योर रहिए 40% क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। और चूंकि ये मात्र क्वालिफाइंग पेपर है जिसमें 30% क्वेश्चन को सॉल्व करना ही इम्पॉर्टेंट है, तो बहुत ज़्यादा सेकेंड पेपर के लिए परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है। साथियों इस पेपर की आप तैयारी कैसे करेंगे, आप सभी के लिए स्पेशल क्लासेस मेरे द्वारा लाया जाना है। चूँकि यहाँ पर मात्र मैं सिलेबस की चर्चा कर रही हूँ इसलिए ज़्यादा फोकस तैयारी पर नहीं करके बस सिलेबस पे कर रही हूँ। तो अब आते हैं मुख्य परीक्षा। मुख्य परीक्षा के बारे में मैं बताती हूँ। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा मुख्य परीक्षा की जो पाठ्यक्रम है बहुत ही अल्टीमेट है और उसमें सारे सब्जेक्ट को समायोजित किया गया है। पहले जाने इसके बारे में कुछ कि सिविल सेवा मुख्य परीक्षा में विषयों का बंटवारा अनिवार्य और वैकल्पिक विषयों के रूप में किया गया, अर्थात ऑप्शनल और आपके जो अन्य होते हैं जो चुनने वाले जो सबके लिए होते हैं वो होते हैं 2 पेपर। अनिवार्य विषयों में निबंध, सामान्य अध्ययन के 4 प्रश्न होंगे, अंग्रेजी भाषा एवं हिंदी और संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल कोई भी भाषा, अर्थात अंग्रेजी सबको देना होगा। ठीक, अंग्रेजी भारत के किसी भी राज्य में बैठ रहे जो युवा होंगे उनको ये प्रश्न पत्र देना ही देना होगा। लेकिन हिंदी की अनिवार्यता नहीं है, बल्कि हिंदी या यदि आप हिंदी भाषी के हैं तो हिंदी में आप पेपर देंगे, ठीक है, हिंदी का पेपर देंगे। और यदि आप हिंदी भाषी नहीं हैं, आपको हिंदी में कोई समस्या हो रही है, क्योंकि ये आपका मात्र क्वालिफाई पेपर होता है इंग्लिश और हिंदी का, तो 8वीं अनुसूची में जो सम्मिलित भाषाएं हैं उनको भी आप दे सकते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से साथियों आप सभी देख लिए कि एक आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा, एक आपका निबंध होगा, ठीक है, आपके 4 जीएस के पेपर होंगे और 2 आपके क्वालिफाइंग पेपर होगा, हिंदी अथवा 8वीं अनुसूची में सम्मिलित सब्जेक्ट और 1 अंग्रेजी। ठीक है, हिंदी और अंग्रेजी के अंक जोड़े नहीं जाते हैं, बस ये क्वालिफाइंग होते हैं। अब आगे देखते हैं साथियों, मुख्य परीक्षा की वर्तमान प्रणाली इस प्रकार है। प्रथम प्रश्न पत्र क्या है आपका, निबंध से संबंधित है प्रथम प्रश्न पत्र। और प्रथम प्रश्न पत्र जो निबंध है वो आपका कुल 250 अंकों का है। साथियों निबंध लिखना मात्र एक आर्ट है। यदि निबंध लिखने की स्किल को आप डेवलप कर लेंगे तो आप 200+ नंबर लाने की भी क्षमता प्राप्त कर सकते हैं। दिस इज़ ए राइट, ठीक है, आप बिल्कुल इसमें मन न रहिएगा कि आप निबंध में अधिकतम अंक प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो 250 अंक का 250 का आपका हो गया प्रथम प्रश्न पत्र ए से। जो सेकंड पेपर है वो है सामान्य अध्ययन प्रथम, अर्थात जनरल स्टडीज फर्स्ट। जो सेकंड पेपर का प्रथम प्रश्न पत्र है वो आपका भारतीय विरासत और संस्कृति, अर्थात इंडियन कल्चर से रिलेटेड है। जो आपके एंशियंट हिस्ट्री और मिडाइवल हिस्ट्री के जितने भी कल्चरल पॉइंट है, लिटरेचर पॉइंट है,
स्थापत्य है उस पर आपको विशेष इसमें अध्ययन करना होगा। आगे मैं आप सभी को सारी रणनीति बताऊंगी। अब दूसरा जो है ये है विश्व का इतिहास एवं भूगोल तथा समाज। विश्व का इतिहास में क्या होगा, कुछ क्रांतियाँ महत्वपूर्ण है, अमेरिका, फ्रांस, रसिया आदि से संबंधित है। वो उसकी तैयारी आप कैसे करेंगे, वो उसकी भी स्ट्रेटजी आप सभी को बताई जाएगी। भूगोल तथा समाज, ये काफ़ी जनरल क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, बहुत ही इजी है। अब आते हैं तृतीय प्रश्न पत्र। तृतीय प्रश्न पत्र में क्या है, तृतीय प्रश्न पत्र जिसे सामान्य अध्ययन द्वितीय कहेंगे, उसमें शासन व्यवस्था, संविधान, राज्य व्यवस्था, सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध अर्थात पॉलिटी, ठीक है, पॉलिटी, सोशल वर्क एंड इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड टॉपिक सब्जेक्ट आपके सेकेंड पेपर में समायोजित है। प्रथम प्रश्न पत्र में क्या हो गया, इंडियन हिस्ट्री जो कि कल्चरल बेस है। दूसरा इसी में क्या हो गया, वर्ल्ड हिस्ट्री। तीसरा क्या हो गया, जियोग्राफी। और सेकंड पेपर जीएस के सेकंड पेपर में पॉलिटी, सोशल वर्क अर्थात सोशल इशू एंड इंटरनेशनल रिलेशन, जिसमें भारत की विदेश नीति, भारत के पड़ोसियों के साथ संबंध, महाशक्तियों के संबंध प्लस कुछ ज्वलंत महाशक्तियों के द्वारा जो ज्वलंत मुद्दे होते हैं समसामयिक, वो इस सब्जेक्ट के अंतर्गत, टॉपिक के अंतर्गत पूछे जाएंगे। अब हम आते हैं चतुर्थ प्रश्न पत्र अर्थात सामान्य अध्ययन तृतीय, जिन्हें तृतीय सामान्य अध्ययन तृतीय कहते हैं। साथियों, इसमें आपका प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण सुरक्षा तथा आपदा प्रबंधन से रिलेटेड टॉपिक है। अर्थात प्रौद्योगिकी का मतलब क्या हुआ, साइंस टेक्नोलॉजी, विज्ञान प्रौद्योगिकी से रिलेटेड इसमें आपके सारे क्वेश्चन होंगे। आर्थिक विकास का मतलब इकोनॉमी से रिलेटेड, जो इकोनॉमिक रिफॉर्म है, एग्रीकल्चर है, स्टार्टअप है और अदर जो इसमें जो टॉपिक हैं जो जिसका आप सभी को गहनता के साथ अध्ययन कराया जाएगा, सब बताया जाएगा। इकोनॉमिक्स में इस टॉपिक से क्या क्या प्रश्न आप सभी की परीक्षा में पूछे जाएंगे, कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, सब कुछ आपको बताई जाएगी। जैव विविधता और पर्यावरण अर्थात इन्वायरमेंट सब्जेक्ट, और ये सुरक्षा, पर्यावरण सुरक्षा तथा आपदा प्रबंधन अर्थात इसमें आपके ज्योग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक समायोजित किए गए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से साथियों इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक, इन्वायरमेंट एंड ज्योग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण पोर्शन समायोजित किए गए हैं। जो आपका प्रश्न पत्र 5 है जिसे सामान्य अध्ययन 4 कहते हैं, उसमें आपके इथिक्स से रिलेटेड टॉपिक होंगे अर्थात नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिवृत्ति। इसकी तैयारी आप कैसे करेंगे, इसकी भी संपूर्ण रणनीति आप सभी को बताई जाएगी। एक अद्भुत किताब टीच योर सेल्फ जो है नीति शास्त्र का, वो अल्टीमेट है, उसके बारे में भी बताया जाएगा कैसे आप उसको रीड करें, कैसे प्रीवियस क्वेश्चन को आप आंसर राइटिंग करें। तमाम जानकारियाँ आप सभी को क्रमशः उपलब्ध कराई जाएगी। अब हम आते हैं वैकल्पिक विषयों के बारे में जानने। साथियों, वैकल्पिक विषय का तात्पर्य जो आप सब्जेक्ट चूज किए होंगे। यदि आप हिस्ट्री लेते हैं तो आपको हिस्ट्री से संबंधित 2 प्रश्न पत्र पूछे जाएंगे, प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र, यानी 2 पेपर आपको अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए देना होगा, जिसे जो प्रश्न पत्र 6 और प्रश्न पत्र 7 के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं ऑप्शनल के रूप में, हिस्ट्री ले लीजिए, पॉलिटी ले लीजिए, सोशियोलॉजी ले लीजिए, पबैड ले लीजिए या जूलॉजी ले लीजिए, मतलब जो भी सब्जेक्ट है जितने भी हैं वो किसी को भी आप एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में ले लेंगे। और ये ध्यान रखिए सारे प्रश्न पत्र हैं साथियों 250 अंक के निर्धारित किए गए हैं। अब हम जानते हैं अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। साथियों, यहाँ देख रहे हैं आप कि प्रश्न पत्र क और प्रश्न पत्र ख क्वालिफाइंग है और जो कि 300 का है। ठीक है, 300 का है और ये क्वालिफाइंग है। ये जो अंग्रेजी भाषा है इसमें भी बहुत इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, और इसे सारे युवाओं को देना है, चाहे आप यूपी के हो, बिहार के हो, एमपी के हो, राजस्थान के हो, तमिलनाडु के हो, असम के हो, अरुणाचल प्रदेश के हो, दमन दीव के हो, सभी को अंग्रेजी सभी को देना होगा। लेकिन
जो द्वितीय प्रश्न क्वालिफाइंग है तो वो या तो आप हिंदी दे सकते हैं और या तो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किसी भी भाषा को आप दे सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से साथियों जो आपका लिखित परीक्षा है वो कुल कितने अंक का है? 1750 अंक का है। अब जब आप मुख्य परीक्षा क्वालिफाई कर लेंगे, मतलब पास हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे, तो आप सभी का साक्षात्कार होगा जो कि आपकी 275 अंक का होता है। ठीक है साथियों, ये ध्यान रखें कुल योग आपका 200, ये 200 का है, 2025 का है। ध्यान रखें जो पीटी एग्ज़ाम होता है वो मात्र क्वालिफाइंग होता है, उसके अंक जोड़े नहीं जाते, लेकिन मेन एग्ज़ाम में आप अंकों को जोड़ा जाएगा और इंटरव्यू के भी अंक को जोड़ा जाएगा। अंकों के आधार पर तय होता है कि आप आईएएस बनेंगे, कि आईएफएस बनेंगे, कि आईपीएस बनेंगे, या आईआरएस बनेंगे, या अन्य एलाइड सर्विस आपको मिलेगी। यदि आप अधिकतम अंक प्राप्त करेंगे तो आप आईएएस बनेंगे, उससे थोड़ा सा कम अंक प्राप्त करेंगे तो आप आईएफएस बनेंगे, उससे थोड़ा सा और कम नंबर प्राप्त करेंगे तो आप आईपीएस बनेंगे। और दूसरी चीज़ है कि यदि आप अपने किसी अन्य को प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि कई लोगों का ये रहता है कि नहीं मैं आईपीएस बनूंगा, तो अपनी प्रथम प्राथमिकता के रूप में आईपीएस को भर सकते हैं। आइए अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ मुख्य परीक्षा के संबंध में। फ्रेंड्स, दोनों क्वालिफाइंग प्रश्न पत्रों के अंक योग्यता निर्धारण के लिए नहीं जोड़े जाते हैं, अर्थात मात्र क्वालिफाइंग होते हैं। कौन से दोनों प्रश्न पत्र? हिंदी और अंग्रेजी। ठीक है, क्वालिफाइंग प्रकृति के दोनों प्रश्न पत्र 300 अंकों के होते हैं। भारतीय भाषा में न्यूनतम अर्हता अंक 25% तथा अंग्रेजी में भी न्यूनतम अर्हता आपके 25% निर्धारित किए गए हैं। मुख्य परीक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में साथ साथ प्रकाशित किए जाते हैं। कई लोगों का ये होता है कि प्रश्न पत्र क्या हिंदी में अंग्रेजी में दोनों में होता है या बस अंग्रेजी में होता है? तो साथियों हिंदी में भी रहता है और अंग्रेजी में भी होता है, तो दिक्कत आपको बिल्कुल नहीं है किसी भी मीडियम में। अर्थात आप हिंदी मीडियम में भी एग्ज़ाम दे सकते हैं और इंग्लिश मीडियम में भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। उम्मीदवारों के साथ और संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में से किसी में भी आप उत्तर देने की छूट होती है। तो इस प्रकार से ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनके बारे में आप सभी को जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। साथियों आगे आपको बताना है कि केवल साहित्य के विषयों में यह छूट है कि उम्मीदवार उसी भाषा के लिपि में उत्तर लिखता है, चाहे उसका माध्यम वह भाषा न हो। उदाहरण के लिए अंग्रेजी माध्यम का उम्मीदवार अगर वैकल्पिक विषय के रूप में हिंदी साहित्य का चयन करता है तो उसके उत्तर वही देवनागरी लिपि में लिखेगा। शेष मामलों में इसकी अनुमति नहीं है कि उम्मीदवार अलग अलग प्रश्न पत्रों के उत्तर अलग अलग भाषाओं में दे। हालांकि कुछ राज्यों में लोक सेवा आयोग में ऐसी कुछ अनुमतियां दे दी गई हैं। अब हम जानते हैं प्रथम प्रश्न पत्र निबंध के बारे में। साथियों प्रथम प्रश्न पत्र निबंध जिसके बारे में मैं आप सभी को चर्चा करने वाली हूँ, ये आपके सफलता के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और ये आपके रैंक को इम्प्रूवमेंट करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और कहा जाता है कि जो भी युवा निबंध में बहुत ही रणनीति के साथ तैयारी करता है वो 100% अधिकतम अंक निबंध में ज़रूर पाता है। तो साथियों देखिए निबंध के बारे में मेरे द्वारा आप सभी को क्या अवगत कराया जाना है। तो साथियों निबंध उम्मीदवार को एक निर्दिष्ट विषय पर निबंध लिखना होगा। विषयों के विकल्प दिए जाएंगे, उनसे आशा की जाती है कि अपने विचारों को निबंध के विषय के निकट रखते हुए क्रमबद्ध करें तथा संक्षेप में लिखें। प्रभावशाली एवं सटीक अभिव्यक्ति के लिए श्रेय दिया जाएगा। ठीक है, फिर लिखा है निबंध का प्रश्न पत्र मुख्यतः 2 भागों मूर्त व अमूर्त रूप में विभाजित रहता है। प्रत्येक भाग में दिए गए 4 विकल्पों में से एक एक विकल्प का चयन करते हुए कुल 2 निबंध आपको लिखने होंगे और प्रत्येक 125 नंबर के होंगे, अर्थात 125 अंक आपको एक निबंध में अधिकतम प्राप्त हो सकता है। प्रत्येक निबंध के लिए निर्धारित शब्द सीमा लगभग 1000 से 1200 शब्द होती है। साथियों यहाँ पे मैं आप सभी को निबंध के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। फ्रेंड्स हमेशा ध्यान रखें जब भी आप निबंध लिखना कि
आर्ट डेवलप करें, लिखना आरंभ करें तो फुली कॉन्फिडेंट होकर निबंध लिखें। ध्यान रखें, यूपीएससी द्वारा आयोजित संघ लोक सेवा आयोग के मुख्य परीक्षा में जो भी निबंध पूछे जाते हैं काफ़ी स्तरीय होते हैं और बहुत ही अच्छे होते हैं। यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपकी राइटिंग स्किल बेहतर है और संबंधित टॉपिक से रिलेटेड आपके पास अच्छी खासा फैक्ट भी है, तो 100% फ्रेंड्स आप बहुत ही शानदार निबंध लिखेंगे। और ध्यान रखें, निबंध जब भी लिखें प्रयास करें कि आप कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा अभिव्यक्ति को अभिव्यक्त कर सके। कहा जाता है जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। जी हाँ, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। अर्थात आप अपने निबंध को कुछ इस प्रकार से सजोइए कि आप मैक्सिमम पॉइंट को अपने विश्लेषण के माध्यम से अपने निबंध को सजाइए। मैं आप सभी के बीच हर वीकेंड पर ऐसे राइटिंग से रिलेटेड टेस्ट सीरीज का आयोजन इसी उद्देश्य के साथ कराती हूँ। यदि आप आईएएस मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप अवश्य ही मेरे द्वारा आयोजित टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करिए। आप सभी निर्धारित व्हाट्सएप नंबर पर अपने द्वारा लिखे गए निबंध को अवश्य ही उपलब्ध कराइए। और ध्यान रखिए, जब भी आप आईएएस के लिए निबंध लिखकर व्हाट्सएप पे उपलब्ध कराएंगे, ये ज़रूर लिखिएगा मैं अपने निबंध आईएएस के लिए लिखा हूँ। उसका कारण है साथियों, इसकी जो शब्द सीमा है वो आपका 1000 से 1200 शब्द है, ताकि आप सभी का मूल्यांकन 1000 से 1200 शब्दों में देखा जा सके कि आप कैसे कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा अभिव्यक्ति को कर सकते हैं। साथियों, मेरे द्वारा निबंध से संबंधित क्लासेस भी आप सभी को लगातार लिए जा रहे हैं, अवश्य ही करें। समान रूप से आप सभी के लिए बेहद उपयोगी है। तो आप यहाँ पर जाने कि आप सभी को आईएएस मुख्य परीक्षा में निबंध से संबंधित जो पेपर है उसमें आपको 2 निबंध लिखने हैं और दोनों निबंध अर्थात प्रत्येक निबंध कितने शब्द का होगा, 1000 से लेके 1200 शब्द का होगा। प्रयास करेंगे आप सभी 1150 शब्द में ही अपने निबंध को कंप्लीट करने को, ठीक है। ज़्यादा लिमिटेशन क्रॉस नहीं करेंगे आप। इसी प्रकार साथियों, जो दूसरा निबंध होगा वो भी आप 1000 से 1200 शब्द में आपको लिखना होगा। प्रयास करिएगा 1150 शब्दों में उसको समेटने के। ध्यान रखें साथियों, आईएएस का जब आप निबंध लिखेंगे उसमें हेडिंग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दूसरा, विश्लेषण क्षमता अल्टीमेट होना चाहिए। जितना हो सके, जितने निबंध के महत्वपूर्ण पार्ट हैं जो कि मैं ऑलरेडी आप सभी को बता चुकी हूँ, आप उन सारे पार्ट को मैक्सिमम कॉमा के माध्यम से उसको विश्लेषित करिएगा। प्रयास करेंगे आप सभी कि अवश्य ही 4 से 5 कोटेशन अपने हर दोनों निबंध में ज़रूर प्रयोग करेंगे। साथियों, मुझे पूरा भरोसा है कि आप सभी बेहतर निबंध ज़रूर लिखेंगे। आप सभी निबंध के लिए अभी से योजना पत्रिका अनिवार्य रूप से पढ़ना आरंभ कर दीजिए, क्योंकि योजना पत्रिका सक्सेस मंत्र है निबंध के लिए। तो आप अवश्य ही योजना पत्रिका का अध्ययन करेंगे। अब हम जानते हैं अन्य सब्जेक्ट के सिलेबस के संबंध। तो साथियों, प्रथम प्रश्न पत्र में आप सभी ने निबंध के संबंध में जानकारी प्राप्त की है कि कैसे आपको 2 निबंध लिखना है 1000 से 1200 शब्दों के बीच में। द्वितीय जो प्रश्न पत्र है जिसे क्या कहेंगे, सामान्य अध्ययन, ठीक है। सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1, भारतीय विरासत और संस्कृति, विश्व का इतिहास, भूगोल और समाज। अब इसमें देखिए कि कौन कौन से सब टॉपिक दिए गए हैं। तो साथियों, भारतीय संस्कृति, यहाँ पे आपको मैं सब टॉपिक जितने सारे क्लियर करती हूँ। भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के कला के रूप, साहित्य और वास्तुकला के मुख्य पहलू शामिल होंगे, अर्थात एंशियंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न इंडिया के जितने भी कल्चरल, लिटरेचर, स्थापत्य हैं वो टोटल आपको अध्ययन करना होगा। तो साथियों, आप अवश्य इस पोर्शन को अध्ययन करेंगे। साथ में एक आपको माध्यम बताना है अध्ययन करने के लिए, वो होगा आपका क्रॉनिकल का स्पेशल एक इशू आता है हर मंथली, जो सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल का
समसामयिक पत्रिका आती है, उसमें इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से कवर किया गया है, तो उसको आप ज़रूर पढ़िएगा। बाकी आपको जब मैं सेपरेट बताऊंगी हर सब्जेक्ट के बारे में ये कैसे तैयार करना है, वो वहाँ पे आप सभी को क्लियर किया जाएगा। यहाँ पे जो दूसरा सब टॉपिक है वो है 18वीं सदी में लगभग मध्य से लेकर वर्तमान समय तक का आधुनिक भारतीय इतिहास, महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्तित्व, विषय। अर्थात ये भी आपका इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड है, खासतौर पर मॉडर्न इंडिया से रिलेटेड, मध्यकाल से लेकर अभी तक का। ठीक है। ऐसे ही साथ ही जो तीसरा सब टॉपिक है वो है स्वतंत्रता संग्राम, इसके विभिन्न चरण और देश के विभिन्न भागों से इसमें अपना योगदान देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति, उनका योगदान, जो महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके बारे में आपको पढ़ना होगा। जो भी महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानी व्यक्तित्व हैं उसके लिए स्पेशल क्लासेस आप सभी के बीच लाया जाएगा। और स्वतंत्रता के पश्चात देश के अंदर जो एकीकरण और पुनर्गठन की जो प्रक्रिया हुई थी उसके संबंध में भी क्वेश्चन सब टॉपिक के रूप में इसमें सम्मिलित है। तो ये साथियों प्रथम प्रश्न पत्र के ये कुछ भाग रहे। प्रथम प्रश्न पत्र के अन्य देखें, विश्व का इतिहास के में 18वीं सदी तथा बाद की घटनाएं तथा औद्योगिक क्रांति, विश्व युद्ध, राष्ट्रीय सीमाओं का पुनर्सीमांकन, उपनिवेशवाद की समाप्ति, राजनीतिक दर्शन जैसे साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद आदि शामिल होंगे। उनके रूप और समाज पर उनका प्रभाव, अर्थात विश्व के इतिहास में 18वीं सदी तथा बाद की घटनाओं, औद्योगिक क्रांति, विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, राष्ट्रीय सीमाओं का पुनर्सीमांकन से संबंधित इसमें महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड है। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट है भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं, भारत की विविधता। ये है सोशल इशू से रिलेटेड, सोशल वर्क से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है। और आते हैं सोशल इशू के अन्य, महिलाओं की भूमिका, महिला संगठन, जनसंख्या एवं संबंध मुद्दे, गरीबी, विकासात्मक विषय, शहरीकरण, उनकी समस्या और उनके रक्षोपाय। ये भी आपकी सोशल इशू से रिलेटेड टॉपिक है। अब आइए नेक्स्ट, जीएस के प्रथम प्रश्न पत्र के कि भारतीय समाज पर भूमंडलीकरण का प्रभाव, जो कि आपके इकोनॉमिक ऑर्डर से रिलेटेड है, सामाजिक सशक्तिकरण, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद, धर्मनिरपेक्ष को शामिल किया गया है। विश्व के भौतिक भूगोल की मुख्य विशेषताएं, ऐसे ही विश्व भर के मुख्य प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, जो कि दक्षिण एशिया और भारतीय उपमहाद्वीपों को शामिल करते हुए विश्व, भारत सहित के विभिन्न भागों में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के उद्योगों को स्थापित करने के लिए जिम्मेदार कारक को इसमें शामिल किया गया है। आपकी जीएस के ही अर्थात प्रथम जीएस के प्रथम प्रश्न पत्र में आपके ज्योग्राफी से रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक हैं, तो भूकंप है, सुनामी है, ज्वालामुखी हलचल है, चक्रवात आदि जैसी महत्वपूर्ण भूभौतिक घटनाएं, भौगोलिक विशेषताएं और उनके स्थान, अति महत्वपूर्ण भौगोलिक विशेषताओं, जल स्रोत और हिमाच्छादन सहित वनस्पति एवं प्राणी जगत में परिवर्तन और इस प्रकार के परिवर्तन का प्रभाव शामिल है। अब हम आते हैं सामान्य अध्ययन के द्वितीय प्रश्न पत्र अर्थात प्रथम प्रश्न पत्र 3, जिसे सामान्य अध्ययन द्वितीय कहते हैं। इसमें क्या है, पॉलिटी है, आपका शासन व्यवस्था, संविधान, शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध। ठीक है। तो देखते हैं इसके सब टॉपिक सारे। तो साथियों आपके द्वितीय प्रश्न पत्र में है भारतीय संविधान, ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान, बुनियादी संरचना, संघ और राज्यों के कार्य तथा उत्तरदायित्व, संघीय ढांचे, संबंधित विषय एवं चुनौतियां, स्थानीय स्तर पर शक्तियां और वित्त का हस्तांतरण और उसकी चुनौतियां, जो कि राज्य व्यवस्था से रिलेटेड है। और इसमें ही आपके द्वितीय प्रश्न पत्र में ही जो अन्य टॉपिक है वो क्या है, विभिन्न घटकों के बीच शक्तियों का पृथक्करण, विवाद निवारण तंत्र तथा संस्थान, भारतीय संवैधानिक योजना की अन्य देशों के साथ तुलना, संसद और राज्य विधायिका संरचना, कार्य संचालन शक्तियाँ, विशेषाधिकार और
इनसे उत्पन्न होने वाले विषय। कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, संगठन, कार्य, सरकार, मंत्रालय और विभाग, प्रभावक समूह और औपचारिक अनौपचारिक संघ तथा शासन प्रणाली में उनकी भूमिका। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषताएं। विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति, विभिन्न संवैधानिक निकायों की शक्तियां, कार्य और उत्तरदायित्व, संवैधानिक विनियामक और विभिन्न अर्ध न्यायिक निकाय, सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप और उनके अभिकल्पन तथा क्रियान्वयन के कारण उत्पन्न विषय। विकास प्रक्रिया तथा विकास उद्योग, गैर सरकारी संगठन, स्वयं सहायता समूह, विभिन्न समूहों और संघों, दानकर्ताओं, लोकबारी संस्थाओं, संस्थागत अन्य पक्षों की भूमिका, इकोनॉमी का पोर्शन है ये। केंद्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और इन योजनाओं का कार्य निष्पादन। इन अति संवेदनशील वर्गों की रक्षा एवं बेहतरी के लिए गठित तंत्र, विधि, संस्था, निकाय। स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र, सेवाओं की विकास और प्रबंधन से संबंधित विषय। गरीबी एवं भूख से संबंधित विषय, जो कि सारे ये इकोनॉमिक से रिलेटेड है। शासन व्यवस्था, पारदर्शिता, जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष, ई गवर्नेंस, अनुप्रयोग मॉडल, सफलता, सीमाएं, संभावनाएं, नागरिक चार्टर, पारदर्शिता, जवाबदेही और संस्थागत अन्य उपयोग, ये मिक्स है अर्थात पॉलिटी एंड इकोनॉमी से रिलेटेड है। लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका, पॉलिटी सब्जेक्ट। भारत और इसके पड़ोसी संबंध, कौन कौन से पड़ोसी देश अत्यंत महत्वपूर्ण है। नेपाल से आपको प्रत्येक दशा में तैयार करना होगा। भारत नेपाल संबंध, भारत श्रीलंका संबंध, भारत अफगानिस्तान संबंध, भारत चीन संबंध, भारत पाकिस्तान संबंध, भारत भूटान संबंध, भारत बांग्लादेश, ये जितने पड़ोसी हैं भारत के, सबको अच्छे से तैयार करना होगा, ठीक है। और ख़ास तौर पे वर्तमान में जो चर्चित पड़ोसी देश हो उनके संबंध में आप जरूर तैयार करेंगे साथियों। भारत एवं इसके पड़ोसी देशों से संबंधित मैं क्लासेस स्पेशल आप सभी के बीच लाऊंगी, तो आप बिल्कुल भी फिक्र ना करिएगा। ऐसा आर्ट आपको बताऊंगी कि उस आर्ट के माध्यम से आप मैक्सिमम अंक इस टॉपिक में प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं अन्य। तो साथियों, द्वितीय प्रश्न पत्र में ही द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से संबंधित और अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले करार, जैसे यूएनओ हुआ, यूरोपीय यूनियन हुआ, अफ्रीका यूनियन हुआ, बिम्स्टेक हुआ, सार्क हुआ, ये सारे जो संगठन हैं इनकी तैयारी आपको इस टॉपिक के अंतर्गत करनी होगी। क्षेत्रीय जितने भी आर्थिक संगठन हैं उसमें भारत की क्या रोल है, सब कुछ आपको तैयार करना होगा आपको इस टॉपिक में। भारत के हितों पर विकसित तथा विकासशील देशों की नीतियाँ तथा राजनीति का प्रभाव, प्रवासी भारतीय, वर्ल्ड बैंक, ठीक, IMF के साथ साथ न्यू इकोनॉमिक वर्ल्ड ऑर्डर भी आपको इसमें तैयार करना होगा। अब आते हैं नेक्स्ट, महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, मंच और उनकी संरचना। कौन कौन से महत्वपूर्ण संस्थान हैं? वही यूएनओ हुआ, यूरोपीय यूनियन हुआ, सार्क हुआ, बिम्स्टेक हुआ, G8 हुए, ओपेक हुआ, ठीक है, एपेक हुआ। ये सारे महत्वपूर्ण जो भी संस्थाएं हैं मेरे द्वारा ऑलरेडी आप सभी को बताई जाएंगी। अब हम आते हैं जीएस के तृतीय प्रश्न पत्र, जिसे प्रश्न पत्र 4 के रूप में हम देख रहे हैं। तो जीएस के तृतीय प्रश्न पत्र में क्या है? साइंस टेक है, एनवायरनमेंट है एंड आपका आपदा प्रबंधन से रिलेटेड है। तो देखते हैं भारत क्या क्या है सब टॉपिक इसके। भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोजगार से संबंधित विषय, समावेशी विकास तथा इससे उत्पन्न विषय। सरकारी बजट, मुख्य फसलें, देश के विभिन्न भागों में फसलों का पैटर्न, सिंचाई के विभिन्न प्रकार, सिंचाई प्रणाली, कृषि उत्पादन का भंडारण, परिवहन, विपणन संबंधित विषय, बाधाएं, किसानों का सहायता और उसके लिए
ई प्रौद्योगिकी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कृषि सहायता तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित विषय, जन वितरण प्रणाली, उद्देश्य, कार्य सीमाएं, सुधार, बफर स्टॉक तथा खाद्य सुरक्षा संबंधी विषय, प्रौद्योगिकी मिशन, पशुपालन संबंधी अर्थशास्त्र। ये टोटल आपके इकोनॉमी के पोर्शन हैं। भारत में खाद्य प्रसंस्करण एवं संबंधित उद्योग, कार्यक्षेत्र एवं महत्व, स्थान, ऊपरी और नीचे की अपेक्षाएं, आपूर्ति श्रृंखला, ये भी आपके इकोनॉमी के पोर्शन है। भारत में भूमि सुधार, ये भी आपकी इकोनॉमिक्स से जुड़ा टॉपिक है। उदारीकरण का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, औद्योगिक नीति में परिवर्तन तथा औद्योगिक विकास पर इनका प्रभाव, ये भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड टॉपिक है आपका। बुनियादी ढांचा, ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमानपत्तन, रेलवे आदि, ये भी आपका ऊर्जा से इकोनॉमिक्स से रिलेटेड टॉपिक है। निवेश मॉडल, जो हाल में परिवर्तन की ओर अग्रसित है, वो भी आपका क्या है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, विकास एवं अनुप्रयोग और रोज़मर्रा के जीवन पर इसका प्रभाव। साथियों, साइंस टेक के सारे जितने टॉपिक हैं सारे इम्पॉर्टेंट हैं, चाहे वो अंतरिक्ष हो, रक्षा प्रौद्योगिकी हो, परमाणु क्षेत्र हो, कृषि क्षेत्र हो, आपदा प्रबंधन हो, टोटल का टोटल आपका इम्पॉर्टेंट है। तृतीय प्रश्न पत्र में ही विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियां, देशज के रूप में प्रौद्योगिकी का विकास और नई प्रौद्योगिकी का विकास, सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित विषयों से संबंध में जागरूकता। साथियों, यहाँ पर जो भी साइंस टेक से रिलेटेड टॉपिक है उसे एकमात्र किताब से आप पढ़ेंगे और वो है विज्ञान विवास का पैनोरमा। अल्टीमेट किताब है, उसमें सारे ये टॉपिक आपको मिल जाएंगे। और यदि आप लिखने के आर्ट को डेवलप कर लेंगे तो 100% फ्रेंड्स मैक्सिमम अंक मैथमेटिकल रूप में आप इस सब्जेक्ट में प्राप्त करेंगे। जब मैं इस सब्जेक्ट के बारे में एक्सप्लेन करूँगी, सारी रणनीति आप सभी को बताऊँगी। आप देखते हैं संरक्षण, पर्यावरण, प्रदूषण, क्षरण, पर्यावरण प्रभाव और आकलन, ये सब कुछ आप कैसे पढ़ेंगे, सब कुछ मैं बताऊँगी। आपदा और आपदा प्रबंधन, विकास और फैलते उग्रवाद के बीच संबंध, ये सब कुछ आपके अत्यंत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के अंतर्गत आते हैं। आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती उत्पन्न करने वाले शासन विरोधी तत्व की भूमिका, संचार नेटवर्क के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा को चुनौती, आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों में मीडिया और सामाजिक नेटवर्किंग साइटों की भूमिका, साइबर सुरक्षा की बुनियादी बातें, धन शोधन और इसे रोकना, सीमावर्ती क्षेत्र में सुरक्षा चुनौतियाँ एवं उनका प्रबंधन, संगठित अपराध और आतंकवाद के बीच संबंध, ये टोटल के टोटल आपके तृतीय प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन के टॉपिक थे। और एक टॉपिक और है आपका तृतीय पेपर अर्थात सामान्य अध्ययन के तीसरे पेपर में, विभिन्न सुरक्षा बल और संस्थाएं और उनके अधिदेश। अब हम आते हैं साथियों प्रश्न पत्र 5वां, जिसे सामान्य अध्ययन 4 के रूप में जाना जाता है, जो कि इथिक्स, इंटीग्रेटेड एंड एप्टीट्यूड क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें। तो इस प्रश्न पत्र में ऐसे प्रश्न शामिल होंगे जो सार्वजनिक जीवन में उम्मीदवारों की सत्यनिष्ठा, ईमानदारी से संबंधित विषयों के प्रति उनकी अभिवृत्ति तथा उनके दृष्टिकोण तथा समाज से आचार व्यवहार में विभिन्न मुद्दों तथा सामने आने वाली समस्याओं के समाधान को लेकर उनकी मनोवृत्ति का परीक्षण करेंगे। इन आयामों का निर्धारण करने के लिए प्रश्न पत्र में किसी मामले के अध्ययन का माध्यम भी चुना जा सकता है और मुख्य रूप से निम्नलिखित क्षेत्रों को कवर किया जाएगा। वे कौन से कवर हैं, वो कौन से फील्ड है, देखिए। नीति शास्त्र तथा मानवीय सहसंबंध, मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र का सार तत्व, इसके निर्धारक और परिणाम, नीति शास्त्र के आयाम, निजी और सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र, मानवीय मूल्य, महान नेताओं, सुधारकों और प्रशासकों के जीवन तथा उनके उपदेशों से शिक्षा मूल्य विकसित करने में परिवार, समाज और शैक्षणिक संस्थान की भूमिका। अभिवृत्ति, सारांश अर्थात कंटेंट, संरचना, वृत्ति, विचार तथा आचरण के परिप्रेक्ष्य में इसका प्रभाव एवं संबंध,
नैतिक और राजनीतिक अभिरुचि, सामाजिक प्रभाव और धारण, सिविल सेवा के लिए अभिरुचि तथा बुनियादी मूल्य, सत्यनिष्ठा, भेदभाव रहित तथा गैर तरफदारी, निष्पक्षता, सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण भाव, कमजोर वर्गों के प्रति सहानुभूति, सहिष्णुता और संवेदनशीलता। भावनात्मक समझ, अवधारणाएं तथा प्रशासन और शासन व्यवस्था में उनके उपयोग और प्रयोग, भारत तथा विश्व के नैतिक विचारकों तथा दार्शनिकों के योगदान, लोक प्रशासन में लोक सिविल सेवा मूल्य तथा नीति शास्त्र स्थिति और समस्या, सरकारी तथा निजी संस्थाओं में नैतिक चिंताएं तथा दुविधाएं, नैतिक मार्गदर्शन के स्रोत के रूप में विधि, नियम, विनियमन तथा अंतरात्मा, उत्तरदायित्व तथा नैतिक शासन, शासन व्यवस्था में नीतिपरक तथा नैतिक मूल्यों का सुदृढ़ीकरण, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों तथा निधि व्यवस्था में नैतिक मुद्दे, कॉर्पोरेट शासन व्यवस्था को शामिल किया गया है। इसके अलावा शासन व्यवस्था में ईमानदारी, लोक सेवा की अवधारणा, शासन व्यवस्था और ईमानदारी का दार्शनिक आधार, सरकार में सूचना का आदान प्रदान, पारदर्शिता, सूचना का अधिकार, नीति परक। आप ये सूचना का अधिकार देख रहे हैं, बहुत ईजी है, ठीक। नीति शास्त्र, आचार संहिता, आचरण संहिता, नागरिक घोषणा पत्र, कार्य संस्कृति, सेवा प्रदान करने की गुणवत्ता, लोक निधि का उपयोग, भ्रष्टाचार की चुनौतियाँ, उपयुक्त विषयों पर मामला संबंधी अध्ययन अर्थात केस स्टडी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होंगे। तो इस प्रकार से साथियों जो इथिक्स सब्जेक्ट है अर्थात जो आपका जनरल स्टडीज़ का जो चौथा पेपर है उसमें इथिक्स से रिलेटेड ये सारे टॉपिक समायोजित किए गए हैं। साथियों इथिक्स की तैयारी आप कैसे करें इसके संबंध में संपूर्ण गाइडेंस क्लासेस मेरे द्वारा लाई जाएंगे। क्योंकि आज आप सभी के बीच मेरे द्वारा सिलेबस के बारे में बताया गया है, अगली क्लास में आप सभी को रणनीति बताई जाएगी कि सफलता की रणनीति आपकी क्या होनी चाहिए, कैसे आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं और कैसे आप तैयारी आरंभ करें। पहले आपको मुख्य परीक्षा की तैयारी करना है कि प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करना है, प्रारंभिक परीक्षा के कितने दिन पूर्व प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करना आरंभ कर देना है। वो कौन कौन से महत्वपूर्ण पुस्तक हैं जिनको यदि आप पढ़ते हैं तो 100% प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई कर लेंगे। वो कौन कौन से ऐसे पुस्तक हैं जिनका आप अध्ययन करते हैं, कैसे आप आंसर राइटिंग के स्किल को डेवलप करेंगे और कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो कि आपके आंसर में होने ही चाहिए। निबंध किस प्रकार से लिखें, निबंध के कौन कौन से भाग हो, निबंध की कैसे तैयारी करें आदि के संबंध में सब कुछ आप सभी को बताया जाना है। साथ में यह भी बताया जाना है कि प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं। साथियों मेरे द्वारा मुख्य परीक्षा में जो आने वाला प्रश्न होगा सब कुछ आपको बताया जाना है कि इतना पढ़े, इससे क्वेश्चन आपका मैक्सिमम पूछा जाएगा। और ध्यान रखें आप सभी सही दिशा निर्देश में स्ट्रेटजी के क्रम में तैयारी करेंगे तो 100% फ्रेंड आप सफल होंगे। किस प्रकार से आंसर राइटिंग में करेंट की भूमिका आप सभी को अधिकतम अंक दिला सकती है, ये टोटल रणनीति आप सभी को बताई जानी है। तो साथियों आप सभी सबसे पहले आज जो क्लासेस आप सभी के बीच लाया गया है सिलेबस के बारे में, सबसे पहले जान ले सिलेबस क्या है आपका, प्रारंभिक परीक्षा क्या है, मुख्य परीक्षा क्या है, इंटरव्यू क्या है। इंटरव्यू में आपका व्यक्तित्व परीक्षण होगा, आपके बारे में पूछा जाएगा, आपके ज़िले के बारे में पूछा जाएगा, आप आईएएस क्यों बनना चाहते हैं इसके बारे में पूछा जाएगा, कुछ कंडीशनल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, साथ में आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में पूछा जाएगा, वर्तमान में जो घटनाएं हो रही हैं चाहे वो इंडिया से रिलेटेड हो या वर्ल्ड से रिलेटेड हो, इन तमाम प्रश्नों के बारे में पूछा जाता है और वो होता है आपके कॉन्फिडेंस को चेक करने का। तो आप सभी कैसे परीक्षा की तैयारी करेंगे, प्रारंभिक मुख्य इंटरव्यू, सबके गाइडेंस ऑलरेडी मेरे द्वारा निश्चित रूप से प्रदान जरूर किया जाएगा। साथियों इसी आशा उद्देश्य विश्वास के साथ आज मैं सीमा गुप्ता आप सभी से विदा लेती हूँ कि यदि आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आप सिलेबस का गहनता के साथ अध्ययन करेंगे। कैसे तैयारी करना है आप अवश्य ही नेक्स्ट क्लास ज्वाइन जरूर करेंगे जो कि इसी यूट्यूब चैनल पर आप सभी के बीच उपलब्ध कराया जाएगा। आप सभी के लिए स्पेशल आईएएस प्रारंभिक परीक्षा मुख्य परीक्षा के लिए स्पेशल प्लेलिस्ट भी क्रिएट किया जा रहा है। यदि आप इस साल आईएएस एग्ज़ाम देने वाले हैं अर्थात आईएएस प्रारंभिक परीक्षा 2021
उसके लिए कुछ विशेष स्पेशल क्लासेस भी लाए जाएंगे, ताकि आप उस रणनीति को फॉलो करके आप सभी 100% प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई कर लें। जैसे ही प्रारंभिक परीक्षा संपन्न होगा, उसके साथ ही साथियों मुख्य परीक्षा के संबंध में रणनीति मेरे द्वारा आप सभी को बताई जानी है। फ्रेंड्स, यदि आप इस बार प्रारंभिक परीक्षा में नहीं बैठ रहे हैं तो अवश्य ही अभी से ऐसे से संबंधित जो क्लासेस मेरे द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे हैं उसको ज्वाइन करें और अवश्य ही ऐसे राइटिंग का अभ्यास आरंभ कर दें, क्योंकि ऐसे में मैक्सिमम अंक आप प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपके रैंक इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो साथियों, आज मेरे द्वारा आप सभी को बताया गया आईएएस के सिलेबस के बारे में कि जो प्रथम परीक्षा होता है उसे प्रारंभिक परीक्षा अर्थात पीटी कहते हैं, जिसमें 2 प्रश्न पत्र होते हैं, जीएस और सीसेट। जो द्वितीय एग्ज़ाम होता है उसे कहते हैं मेन एग्ज़ाम, ठीक है, जिसमें एक आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा जिसके 2 पेपर होंगे, और जो दूसरा पेपर होगा उसे कहेंगे सामान्य अध्ययन, और सामान्य अध्ययन के 4 प्रश्न पत्र होते हैं, जो कि 3 प्रश्न पत्र डायरेक्ट जीएस से होते हैं और 1 प्रश्न पत्र आपके इथिक्स से रिलेटेड होते हैं, 1 प्रश्न पत्र तृतीय का निबंध का होता है, और 2 जो विषय होते हैं मुख्य परीक्षा के वो आपके क्वालिफाइंग होते हैं, हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। तो इस प्रकार से साथियों आज आप सभी को प्रारंभिक परीक्षा मुख्य परीक्षा के बारे में संपूर्ण सिलेबस बताया गया है। मुझे पूरा भरोसा है साथियों कि आज आप सभी इस सिलेबस के बारे में गहनता के साथ अध्ययन किए और अब आप सफलता के बेहद करीब हैं, क्योंकि जब तक आप अपने सिलेबस का अध्ययन नहीं करेंगे तब तक आप अपना विश्लेषण कैसे कर सकते हैं। तो आज आप सभी के सफलता के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। ऑल द बेस्ट।